नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों से चक्रवात अर्थात साइक्लोन के बारे में चर्चा करेंगे कि चक्रवात क्या है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज चलता है। ऐसा क्यों होता है? चक्रवात कितने प्रकार का होता है? जो दो प्रकार का होता है। तो चक्रवात जो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच में चलता है, उत्पन्न होता है, और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच में उत्पन्न होता है, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। और यह भी देखेंगे कि जो है इस चक्रवात से क्या प्रभावित होता है और वह चक्रवात का क्या क्या नाम है, किस देश में क्या क्या नाम है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में अभी देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में एक चक्रवात आया है, उस चक्रवात का क्या नाम है, उससे क्या प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या जानेंगे? चक्रवात। तो चक्रवात है क्या? चक्रवात ध्यान रखिएगा कि एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। चक्रवात एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसमें केंद्र से, ध्यान रखिएगा, केंद्र से परिधि की ओर ये केंद्र है और इस केंद्र से परिधि ये है। केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब क्या होता है? बढ़ता जाता है। जब वायुदाब बढ़ता जाता है तो परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर, इस परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से एवं चक्रीय रूप में चलने लगती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? चक्रवात कहते हैं। तो सीधी सी बात है, चक्रवात एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसमें केंद्र से परिधि की ओर क्या होता है? वायुदाब बढ़ता जाता है। और जब केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब बढ़ता जाएगा तो परिधि से, ध्यान रखिएगा, परिधि से केंद्र की ओर, यही कह रहा है, परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से जो हवाएं चलने लगती हैं और वही चलने लगती है चक्रीय रूप में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? चक्रवात कहते हैं। इसके बाद जो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलता है तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज चलता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोरियालिस बल, या यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति का मतलब है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा अर्थात क्लॉकवाइज घूमती है। जब क्लॉकवाइज घूमती है तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम विक्षेप बल कहते हैं। उस विक्षेप बल को ही जो हम कोरियालिस बल कहते हैं, उसी कोरियालिस बल के कारण ही जो है उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलता है तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात चलता है वो क्लॉकवाइज चलता है। अब चक्रवात जो चलता है तो केंद्र में लो प्रेशर होता है। ध्यान रखिएगा, केंद्र में चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों स्थिति में केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर होता है, जबकि परिधि में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। तो केंद्र में लो प्रेशर होता है और परिधि पे हाई प्रेशर होता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। उस कोरियालिस बल के कारण ही क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलता है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। तो ये तो जान गए कि चक्रवात है क्या और चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न होने में कौन कौन सी परिस्थिति काम करता है। इसके बाद यह भी जानेंगे कि चक्रवात कितने प्रकार का होता है। तो चक्रवात आप देखेंगे कि दो प्रकार का होता है। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसे बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ठीक, अब जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है, यह भी जानेंगे। तो पहला कारक एक है, ध्यान रखिएगा, कि समुद्र के सतह का तापमान। जहां पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है वहां का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। इसके बाद यह भी देखेंगे कि पवन का कम होना, कहने का मतलब है ऊंचाई के साथ हवा की गति में कम बदलाव होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे हवा का जो
गति होता है उसमें बदलाव कम होता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंपन। ठीक, उसके बाद से कोरियालिस बल या पृथ्वी की घूर्णन गति। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब उत्पन्न होता है तो वहां पे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है, कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज घूमती है। जब क्लॉकवाइज घूमती है तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है, उस बल को हम विक्षेप बल कहते हैं, उस विक्षेप बल को ही हम क्या बोलते हैं, कोरियालिस बल कहते हैं। और उसी कोरियालिस बल के कारण क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद यह भी जानेंगे कि निम्न दबाव का निर्माण होता है। निम्न दबाव का मतलब है ऊपर उठने वाली हवा, जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है सतह पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनता है। हवाएं ऊपर उठेंगी और सतह पे निम्न दबाव का केंद्र बनेगा, जिसकी वजह से वह चक्रीय रूप में क्या होता है, घूमने लगता है। ठीक, और एक बात यह भी जानेंगे कि कितने अक्षांश से लेकर के, कितने लेटीट्यूड से लेकर के कितने लेटीट्यूड के बीच में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोब पे कि 5 डिग्री उत्तरी, ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री उत्तरी से लेकर के 25 या 30 डिग्री उत्तरी के बीच में, या 5 डिग्री दक्षिणी से लेकर के 25 या 30 डिग्री दक्षिणी के बीच में क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। क्योंकि यहीं पे चक्रवात उत्पन्न होने का रीजन बनता है, कारण बनता है। तो आप इसको भी देख लीजिए कि 5 डिग्री उत्तरी से लेकर, ध्यान रखिएगा, ग्लोब पे 5 डिग्री उत्तरी से लेकर के 25 या 30 डिग्री उत्तरी के बीच में, जबकि 5 डिग्री दक्षिणी से लेकर के 25 या 30 डिग्री दक्षिणी के बीच में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। और उस चक्रवात के उत्पन्न होने में जो कारक है, कौन कौन से कारक है, समुद्र के सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक, उससे अधिक होना चाहिए, कम पवन होना चाहिए, कोरियालिस बल या पृथ्वी की घूर्णन गति होना चाहिए, निम्न दबाव का निर्माण होना चाहिए, जैसे ऊपर उठने वाली हवा से एक सतह पर निम्न दबाव क्षेत्र बनता है, और वो किस क्षेत्र में होगा, तो 5 डिग्री उत्तरी से लेकर के 25 या 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 5 डिग्री दक्षिणी से लेकर के 25 या 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में होता है कौन सा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जब ये जान गए तो अभी जानेंगे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किन किन देशों में किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि भारत क्षेत्र में हम चक्रवात के नाम से जानते हैं, जबकि अन्य देशों में उसी नाम को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे टॉर्नेडो जो है, टॉर्नेडो चक्रवात का नाम है, ध्यान रखिएगा, चक्रवात का नाम क्या है, टॉर्नेडो। और टॉर्नेडो को अमेरिका में टॉर्नेडो कहते हैं, कैरिबियन सागर में क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं। कहने का मतलब है अमेरिका और कैरिबियन सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसको हम टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं, जबकि यूएसए और अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात उत्पन्न होता है वहां पर हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। ठीक, जबकि चीन सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसे हम टाइफून के नाम से जानते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसे हम विली विलीज के नाम से जानते हैं, जबकि भारत में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसे हम चक्रवात के नाम से ही जानते हैं। और अभी हाल फिलहाल में एक चक्रवात उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है मोन्था, ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में एक चक्रवात उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है मोन्था। अर्थात यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो भारत के क्षेत्र में अर्थात बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2025 को एक चक्रवात की उत्पत्ति हुई है। उस चक्रवात का नाम है मोन्था, और वह कैसा चक्रवात है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। चूंकि भारत आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में स्थित है, इसी क्षेत्र में स्थित है, तो जब इस क्षेत्र में स्थित है तो कहीं न कहीं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी आएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो बंगाल की खाड़ी में मोन्था नाम का चक्रवात उत्पन्न हुआ है 25 अक्टूबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में, ठीक, उसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। जब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं तो उसके विषय में और भी जान लें कि भारत में कब टकराया है। तो ध्यान रखिएगा, यह भारत में
28 अक्टूबर 2025 को काकीनाडा के पास, ध्यान रखिएगा, भारत में 28 अक्टूबर 2025 को काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। अगर सीधे सीधे कहें तो जो मोन्था चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है वो भारत में कब टकराया है? तो 28 अक्टूबर 2025 को टकराया है। और कहां पे? तो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के किस शहर में? ध्यान रखिएगा, तो काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम है और कलिंगपट्टनम है, उसी के बीच में टकराया है। इसके साथ में ध्यान रखिएगा, इसके साथ में उड़ीसा से भी टकराया है, तमिलनाडु को भी प्रभावित किया है, पुडुचेरी को भी प्रभावित किया है। कहने का मतलब है कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा, ध्यान रखिएगा, ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी को भी मोन्था चक्रवात प्रभावित किया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, मोन्था चक्रवात का नाम किसने रखा है? तो इसका नामकरण जो है थाईलैंड ने किया है। किसने किया है? थाईलैंड। और मोन्था नाम का अर्थ क्या होता है? तो थाई भाषा में, ध्यान रखिएगा, थाईलैंड की थाई भाषा है, थाई भाषा में मोन्था का अर्थ होता है एक सुगंधित या एक सुंदर फूल। सुगंधित या सुंदर फूल, मोन्था का नाम है सुगंधित या सुंदर फूल। और यह नाम किसने रखा है? तो थाईलैंड ने रखा है। ठीक, अब एक चीज और जानेंगे कि मोन्था चक्रवात से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो भारतीय कृषि विशेष रूप से खरीफ की फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नकारात्मक प्रभाव का मतलब है जैसे अभी लोगों की धान की कटाई नहीं हुआ है, अभी बाजरा की कटाई नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाया है। अभी आलू की खेती अब बुआई होगी तो उसको भी जो है अभी पानी बरस गया है, तो पानी की वजह से अब ये क्या हो जाएगा, अब बहुत पिछड़ जाएगा। ठीक, सरसों की खेती भी पहले हो जाती है, यह भी नहीं हो पाएगा। कुछ सब्जियों को भी नुकसान कर दिया है। और साथ में जो कपास की वृद्धि होती है वो कपास की वृद्धि अब रुक जाएगी। और कपास की खेती विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खेती होता है गुजरात में। इसके बाद से आप देखेंगे तो उड़ीसा में होता है, आंध्रा में होता है, तेलंगाना में होता है, कर्नाटक में होता है। अर्थात कपास की खेती इन क्षेत्रों में होता है। तो तटवर्ती क्षेत्र में होता है, तो चूंकि पूर्वी तट पे, ध्यान रखिएगा, भारत के, यह भारत है, भारत के पूर्वी तट पे कौन कौन सा है? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और तमिलनाडु व केरल है। तो इस क्षेत्र को चूंकि मोन्था चक्रवात प्रभावित किया है, इस वजह से जो आपकी कपास की खेती में जो वृद्धि हो रही थी वो क्या हो गया है? रुकावट हो गया। ठीक, अब एक चीज और जानेंगे कि मोन्था चक्रवात से हमें लाभ क्या मिला है। ठीक, मोन्था जो चक्रवात आया है वो लाभ किस रूप में मिला हमें? तो रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। रबी की फसलों के लिए क्या लाभदायक है? कैसे लाभदायक है? अब चूंकि धान की कटाई हो रही है या होने वाली है या मतलब लगभग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी जो है वर्षा आ गया। जब वर्षा हो गया तो चूंकि धान की कटाई करने के बाद हम पानी सिंचाई करते हैं, तब जाके गेहूं की बुआई करते हैं। अब जो है सीधी सीधे बात है कि अब हम सिंचाई नहीं करेंगे, अब धान की कटाई करने के बाद उसी के बाद हम क्या कर देंगे? गेहूं की बुआई कर देंगे, या जो भी रबी की फसल है हम उस पर बुआई कर देंगे। ठीक, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें लाभ मिला है। किससे? मोन्था चक्रवात से। तो लाभ कम मिला है लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह गर्म और ठंडी वायु राशियों की मिलने से उत्पन्न होता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, तो जैसे मान लीजिए है, यह गर्म गर्म हवा है और ये ठंडी हवा है। जब गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? चक्रवात की स्थिति बनेगी। और किस चक्रवात की स्थिति बनेगी? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति बनेगी। ठीक, तो यही कह रहा है कि गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से कौन सी चक्रवात उत्पन्न होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। ठीक, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कितने अक्षांश से लेकर के
कितने अक्षांश के बीच में उत्पन्न होता है, इसको भी हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए ग्लोब पे, तो 30 डिग्री या 35 डिग्री उत्तरी से लेकर के 30 डिग्री या 35 डिग्री उत्तरी से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। जबकि 30 डिग्री या 35 डिग्री दक्षिणी से लेकर के 65 डिग्री दक्षिणी के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न कहाँ होता है? सीधी सी बात है, 30 डिग्री या 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, जबकि 30 डिग्री या 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। और इस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने में जो कारक है, कारक यह है कि गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में जब मिलती हैं, उसकी वजह से वह चक्रीय रूप में चलने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक चक्रवात है। और चक्रवात में जो मूल रूप है, ध्यान रखिएगा, जो मोन्था चक्रवात आया है, तो मोन्था चक्रवात अगर डायरेक्ट बताते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन पहले हमने चक्रवात बताया। चक्रवात है क्या, कितने प्रकार का होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम जाने हैं कि कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच में उत्पन्न होता है। और उसी क्षेत्र में यह भी जाने हैं कि मोन्था चक्रवात कौन सा चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और यह कब आया है? तो 25 अक्टूबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले कहां टकराया है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कहां पे? मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच में। ठीक, और यह भी जाने हैं कि भारत के जो आंध्र प्रदेश में टकराया है, तो कब टकराया है? 28 अक्टूबर 2025 को। ठीक, यह भी जाने हैं कि यह जो है, इसका नाम किसने रखा है? तो थाईलैंड ने रखा है। और नाम रखने का जो नाम रखा गया, उसका अर्थ क्या है, यह भी हम जाने हैं। ठीक, और इसका भारतीय मानसून से या भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके विषय में हम जाने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे जरूरी है हमें जानना कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि टॉर्नेडो, इनमें से, ध्यान रखिएगा, इनमें से टॉर्नेडो कहां पे चक्रवात उत्पन्न होता है, या टॉर्नेडो किस देश में बोला जाता है? तो अमेरिका कैरेबियन सागर में। या यह भी पूछ लिया जाता है कि विली विलिस चक्रवात, विली विली चक्रवात इनमें से किस देश में उत्पन्न होता है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। घुमा फिरा के सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे क्वेश्चन पूछता है, इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ में अगर क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा बहुत अंदर जा करके, तो ये पूछता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच में उत्पन्न होता है, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच में उत्पन्न होता है। साथ में यह भी पूछ देता है कि जो चक्रवात उत्पन्न होता है उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इस पे आप फोकस कीजिएगा, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन इसको बताने के लिए पूरी कहानी हमको बताना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। और करंट में जो मामला है, जो मोन्था चक्रवात है, करंट का मामला है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोन्था चक्रवात, ध्यान रखिएगा, मोन्था चक्रवात कहां उत्पन्न हुआ है। मोन्था चक्रवात जब आया है तो सबसे पहले कहां टकराया है, किस भारत के किस राज्य से टकराया है, राज्य से कौन से शहर में टकराया है, यह भी पूछेगा। किस डेट में भारत से टकराया है और किस डेट में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और मोन्था चक्रवात जो आया है किस प्रकार का चक्रवात है, शीतोष्ण है कि उष्ण है। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।